जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएसपीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज हमारे पास 6 टॉपिक है जिसको वन बाय वन हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, साउंडिंग द ग्रेवल ऑफ द क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का एक पावर होता है। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोई जजमेंट आता है, उसके बाद फिर से आप दोबारा जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज आप फिर से रिव्यू कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं। मतलब कुछ गलतियां हैं आप में, हमें लग रहा है अभी भी, प्लीज हाथ जोड़ के कि आप फिर से देखिए, हो सकती है कि सुधार हो जाए, हमारे साथ जस्टिस कीजिए। वो पिटीशनर जो होता है वो रिव्यू पिटीशन होता है। रिव्यू पिटीशन के बाद जब सब कुछ फाइनल हो गया होता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद एक बार और आप जाते हैं और तब बोलते हैं कि आपका ऑलरेडी पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पे वो डिस्क्रिशनरी पावर है कि इसको फिर से रिव्यू कीजिए अपने ही जजमेंट को, कि कुछ बहुत ही सब्सटेंसिव ग्राउंड हो, जैसे कि जज का रिलेशन हो जिस केस से, और जो पेटिशनर हो या कोई और उससे लिंक हो, जज का लिंक हो, वो जज ने पहले बताया नहीं हो, या ऐसे केस हो सकते हैं जहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ पे नेचुरल जस्टिस से वेरिएशन हो वहां पे, ओके, बायसनेस हो। ऐसे चीजों में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि रिव्यू व्यू सब हो गया, फाइनल हो गया, उसके बाद भी वो केस उठा लेता है, देखता है और अपना खुद का जजमेंट भी चेंज कर देता है, जस्ट अपोजिट जजमेंट ऐसे में भी जाता है। इस केस में यही हुआ है। तो हम देखेंगे कि क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन एंड रिव्यू ज्यूरिडिक्शन में क्या डिफरेंस होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे है, कैसे ये कॉन्सेप्ट इंटर किया जुडिशरी में। तो ये प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि कॉन्सेप्ट आप जानिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या ये क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन जो है वो फायदेमंद है कि नहीं, वो हम पढ़ेंगे। तो मेंस के भी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तब हम देखेंगे ट्रस्ट इन द मशीन। ऑलरेडी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस है ये। एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक एनजीओ है, वो केस लेके गई थी कि 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए वीवीपैट का। जो वोटर है उसका राइट है कि वो जाने कि जिसको वोट दिया है उसको पढ़ा है और वो सही सही काउंट हुआ है कि नहीं। उस मुद्दे को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, एक लेवल तक सस्पिशन जरूरी है, ये वोटर्स का राइट है कि क्वेश्चन करे कि जो हम वोट दे रहे हैं सही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप सस्पिशन करने लगते हैं और प्रूफ नहीं है तो दिक्कत है। यहां पे देखिएगा कि रिजेक्ट कर दिया है 100% वेरिफिकेशन की जो नीड है उसको लेके। सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि जो बात हो रही थी कि हम बैलेट सिस्टम पे जाएं कि नहीं जाएं, बैलेट सिस्टम को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऑलरेडी हम प्रोग्रेस कर गए हैं। अब हम जब मोबाइल फोन, टेलीफोन, इंटरनेट यूज करने लगे हैं तो दोबारा हम चिट्ठी लिखने वाले, हर चीज के लिए चिट्ठी लिखे और ये वाले पे हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी प्रोग्रेस हो चुका है। अगर इंटरनेट मोबाइल में कोई दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि इस सिस्टम को ही हटा दें। ईवीएम सिस्टम नहीं हटेगा क्योंकि ईवीएम के पहले काफी दिक्कतें थी बैलेट में और ये यहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो हम इसको भी एक तरीके से मेंस के पर्सपेक्टिव से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थर्ड टॉपिक है द राइट एंड द फ्यूचर ऑफ द इंडियन मस्जिद्स। यहां पे हम देखते हैं, ये आपको पॉलिटिकल न्यूज लगेगा, लेकिन ये जो सोसाइटी का कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म टॉपिक उसके अंडर में आएगा। तो ये सेंसिटिव टॉपिक है, यहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी लेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी नाम लेंगे, लेकिन जब हम मेंस का आंसर लिखेंगे वहां पे हम ये सब मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्लियोरिटी से जो रियल में हो रहा है वो पेपर में दिया है वो आपको समझाया जाएगा। इसमें हम पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम लेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी नाम लेंगे, एज पर द राइटर। यहाँ राइटर का व्यू है, हमारा आपका व्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप ज्यादा सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव मत होइएगा। इसको थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि राइटर कहना क्या चाहते हैं। आप एग्री हो ना एग्री हो, ये आपका मुद्दा है, आपका ओपिनियन है, आपके ऊपर है। दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, ये आप पे इम्पोज नहीं किया जा रहा है, जस्ट टू नो द कॉन्सेप्ट। और यूपीएससी के सिलेबस में सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म है, तो हमें ये सब टॉपिक पढ़ना पड़ता है, ओके। देन वी विल स्टडी एड फॉर द वॉर। यूएस के सीनेट में पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो अभी तक चल रहा था, उन्होंने अभी तक इसको रोक के रखा था, अभी प्रूव किया है, $95 बिलियन का प्रूव किया है। और ये जो मैक्सिमम जाएगा, यूक्रेन में जो वार हो रहा है, इजराइल में जो वार हो रहा है हमास के खिलाफ, और ताइवान में जो खतरे मंडरा रहे हैं, इंडो पैसिफिक में जो खतरे मंडरा रहे हैं, उसको लेके ये पैकेज था
एड पैकेज इसको कहते हैं, उसको प्रूव किया गया। तो ये एक तरीके से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस ये काफी रिपीट हो रहा है तो इसको जल्दी से पढ़ेंगे। डेथ एंड डिस्ट्रेस इनटू द डुआस, यहाँ पे हम देखेंगे डुआस क्या है। डुआस, दिस इज द ज्योग्राफिकल टर्म, तो इसको पढ़ेंगे, जीएस पेपर 1 में आता है। देन हम देखेंगे कि जो डेथ एंड डिस्ट्रेस है, जो वर्कर्स हैं टी गार्डन में, उनका क्या मुद्दा है, क्या इश्यू है, वो हमारा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन जो जीएस पेपर 2 में भी है, वल्नरेबल सेक्शन, उनके लिए स्कीम उन सब में आएगा, और एग्रीकल्चर में आएगा जो टी प्लांटेशन है, इसलिए ये जीएस पेपर 3 का भी पार्ट है। तो ये टॉपिक है, ओवरलैपिंग है जीएस पेपर 1, 2, 3। लास्ट में देखेंगे कि एकैम्पमेंटो टेर्रा लिब्रे, ये बहुत ही स्पेनिश नाम टाइप का है, और ये एक मूवमेंट है, ब्राजील में काफी फेमस है, ब्राजील का ही है, वहां पे इंडिजीनियस पीपल को लेके है। तो ये प्रीलिम्स के लिए, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज, सुप्रीम कोर्ट बैक्स ईवीएम्स, सुप्रीम कोर्ट बैक्स ईवीएम, रूल्स आउट रिवाइवल ऑफ द पेपर बैलेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हम जो पेपर बैलेट की जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं वो सही नहीं है। आपका राइट है कि आप क्वेश्चन पूछे कि हमने जो वोट डाला है सही पड़ा है कि नहीं, और काउंटिंग जो हुई है वो सही हुई है कि नहीं, लेकिन आप ये कहें कि पूरा ईवीएम सिस्टम को ही हटा के हम बैलेट पेपर पे जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये उसी तरीके से है जैसे हम बोले कि हमने मोबाइल यूज किया, इंटरनेट यूज किया, इस पे क्राइम बढ़ रहा है तो हम वापस चिट्ठी लिखने पे चले जाए। हमें जो दिक्कतें हैं, क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पहले और चले जाएं, कि हम लोग घोड़े पे भेज रहे हैं कि जाएं वो एक दूसरे को संदेश लेके आए, उसमें भी दिक्कतें हैं। वो घोड़ा लेके महीनों तक जाता था, यहाँ से लेके जाना है, अगर किसी को कन्याकुमारी से लेके जाना है अगर लाहौर की तरफ या कश्मीर की तरफ या मणिपुर की तरफ, महीनों लग जाएंगे। क्या हम उस सिस्टम पे जाएंगे? वीवीपैट का वही इश्यू है, अगर आप बैलेट पेपर पे जाएंगे, पूरा वीवीपैट काउंट करेंगे वापस, तो टाइम कंज्यूमिंग है। उस इतना बड़ा जो हमने प्रोग्रेस किया है टेक्नोलॉजी को लेके, उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कंडीशन इंडिया का देखिए, 97 करोड़ वोटर्स हैं जो वोट देने जाएंगे, पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, 97 करोड़ वोटर्स हैं, इतना तो किसी देश का पॉपुलेशन नहीं है, चाइना को छोड़ के किसी का नहीं है। जो थर्ड पे आता है यूएस है, उसका भी नियर अबाउट 30 करोड़ के आसपास है, उनसे 3 गुना है। ऐसे में हम नहीं जा सकते, वास्ट नंबर ऑफ द पोलिंग बूथ है, स्ट्रेच भी इंडिया का बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें बैलेट पेपर हम नहीं जा सकते, इसको मना किया है, रिजेक्ट किया है। साथ में उन्होंने बोला है कि जो ईवीएम्स का यहाँ पे हिस्ट्री बताया गया है कि 1982 में स्टार्ट हुआ था, परावूर कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला से स्टार्ट हुआ था, और पूरे 2004 में पूरे इंडिया लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ओके, यहां पे इन्होंने बोला है कि ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करते हैं ईवीएम सिस्टम को ही, तो एक तरीके से ब्लाइंड डिस्टोर्स जो होता है कि आंख मूंद के किसी पे शक करना, आप एक तो प्रूफ दीजिए। आंख मूंद के अगर आप डिस्ट्रस्ट करते हैं तो ये सेप्टिसिज्म और ये प्रोग्रेस को रोक देगा। हर चीज पे आप शक के नजर से नहीं देखते हैं, जब कहीं पे दिक्कत हो प्रूफ कीजिए, उसके बाद आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए। यहाँ पे राइट ऑफ वोटर टू क्वेश्चन टू द वर्कर्स ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं। इट इज नेसेसरी टू एक्सरसाइज द केयर एंड द कॉशंस व्हेन द रेज द एस्पिरेशन ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस विदाउट सपोर्टिंग द एविडेंस। इफ यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, तो ये प्रोग्रेस को जो है वो रोक देगा, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसी में डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर देगा, लोगों का भरोसा ही नहीं होगा। ऑलरेडी देखिए कितना गिर के आया है जो हमारा इलेक्टोरल, ये अभी देखिएगा जो हमारा टर्न आउट है, वोटर्स टर्न आउट इस बार 61% गया है। लास्ट ईयर फर्स्ट फेज सेकंड फेज में 69% के आसपास था, इस बार फर्स्ट फेज में 62% गिरा, थर्ड फेज सेकंड फेज में आते आते 61% 62% पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डिस्टर्स करता है, और जब लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस पे ही भरोसा नहीं रहेगा तो वो डेमोक्रेसी क्या चलेगा, वो डेमोक्रेसी वहीं पे खत्म हो जाएगी। लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यही होता है डेमोक्रेसी। हर जगह पीपल का भरोसा हो, गवर्नमेंट क्या भरोसा हो, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा हो, और जो गवर्नमेंट बने लोगों के द्वारा बने। यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, लोग वोट ही देने नहीं जाएंगे। ओके, हमने देखा है कि जो वोटर्स वेरिफिकेशन की बात हो रही थी, 100% को भी
सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। पहले ऑलरेडी 50%, 100% का गया था, वो रिजेक्ट हो ही चुका था। और यहाँ पे जो अभी सिस्टम है 5% ऑफ द ईवीएम्स इनटू द ईच ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है उसके 5% टोटल जो बूथ होते हैं, अगर 100 बूथ है एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 100 बूथ में से 5 बूथ का रैंडम वेरीफाई किया जाएगा, ईवीएम से मैच करा लिया जाएगा। ये अभी तक है, इसी सिस्टम को हमने बोला है कि कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ हमने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रूल 49 है एमए, उसको हम नहीं स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, उसको हम इलीगल नहीं बता रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरी है, अगर कोई झूठ बोलता है, जैसे मैं गया वोट देने, मैंने वोट जिस पे दिया, मानिए मैंने गया, मैं वोट दिया किसी भी पार्टी को, ए बी सी जेड, कोई भी पार्टी, मैंने जेड पार्टी को दबाया, उसका निशान अगर पेन है, पेन पे दबाया और जेड पार्टी को दबाया, और वो पेन ही पे दबा और जेड पार्टी को ही गया, मैंने कैंडिडेट का नाम सही पढ़ा, लेकिन मैंने झूठ मूठ मिला के केस कर दिया कि मैंने जेड पे दबाया, लिख के ये आया है। अगर ऐसा गया, आपने केस कर दिया, कंप्लेन कर दिया, अगर वेरीफाई हुआ और अगर सही निकला कि आपने जेड पे पेन पे दबाया था, जेड ही था, आपने गलत बोला है ये, तो आपको सजा होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रहेगा, क्योंकि ये जरूरी है, वरना लोग ऐसे जाने लगेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात बोली है कि इलेक्शन कमीशन से बोला है कि आप कोई टेक्नोलॉजी ऐसा देखिए, कुछ है क्या जिससे कि जो वीवीपैट है उसको काउंट किया जा सके, तो ताकि फ्यूचर में 100% हम इंट्रोड्यूस करें, जब ये फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो। ओके, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी कुड बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिक बार कोड्स अलोंग विद देयर सिंबल्स, ऐसा कुछ मेथड अभी लाने के लिए बोला गया है। ओके, अब जो 1 मई 2024 से जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स होते हैं, जो जो हमारा ईवीएम बैलेट होता है, वीवीपैट होता है, उसमें सिंबल जो लोड करते हैं, उस यूनिट को बचा के रखा जाएगा 45 दिन तक रिजल्ट आने के बाद भी, ताकि अगर किसी को सस्पिशन हो, किसी को संशय हो, और वो अगर रिटर्न में कंप्लेन करता है, और कोई इसमें नहीं है, कोई वही 2 लोग हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा, जो विनर है, जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला है, उसके 2 बाद वाले लोग, जैसे 3 लोग हैं, एक को 100 मिला वो जीत गया, एक को 90 मिला, एक को 80 मिला, उसके बाद और सबको नीचे मिला, तो 90 और 80 जो सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट वाले हैं, जिनको वोट सेकेंड एंड थर्ड मिला है, वो लोग रिटर्न में देंगे, तो वो एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्टोरल ऑफिसर है, और वो इंजीनियर को लेके आएंगे और उसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक करेंगे। ये जो ओवरऑल जजमेंट है ये इसी पे है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज अगेन विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फेज ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड है। 13 स्टेट में हुआ है, 88 सीट्स पे हुआ है, और इसमें जो टोटल टर्न आउट हुआ है, आया है, वो 61% है, काफी कम है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर ये जो टर्न आउट था नियर अबाउट 69% था, इस बार 60, यस दिस टाइम इट इज 62%। ओके, अभी जो रिसेंट डेटा है, मणिपुर में थोड़ा बहुत वायलेंस एंड डिस्टर्बेंस का मैटर देखा गया, लेकिन वहां पे भी परसेंटेज देखिए ज्यादा है। सबसे कम इस बार जो सेकंड फेज है, पहले फेज में बिहार था 48% था, सेकंड फेज में यूपी है 54%। तो देखिए यूपी एंड बिहार एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं पीछे आने में। ओके, यहाँ पे देखिएगा जो त्रिपुरा का है, त्रिपुरा सबसे ज्यादा इस बार आया है, 79-80% के आसपास है, तो काफी अच्छा ये माना जा रहा है, एंड दिस गुड। ओके, टोटल कैंडिडेट है 1200 कैंडिडेट है, ये सब नॉर्मल चीज है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन ऑल दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो न्यूज है, लोको पायलट डिड नॉट वॉच क्रिकेट ड्यूरिंग द विजयनगरम क्रैश। विजयनगरम क्रैश रेलवे का क्रैश हुआ था, नियर अबाउट 12 लोगों का डेथ हुआ था, 12 नहीं 17 लोगों का डेथ हुआ था, और 34 लोग इंजोर्ड हुए थे। यहाँ पे बात आई थी कि जो लोकोमोटिव पायलट थे वो मैच देख रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा हमारे यूनियन मिनिस्टर ने बोला है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अश्वनी वैष्णव है, अश्वनी वैष्णव जी ने बोला है कि उस समय क्रिकेट मैच देख रहे थे, लेकिन जब डेटा चेक किया गया था कि मोबाइल में कि उस समय क्या चल रहा था, उसमें क्रिकेट मैच का नहीं आया है। तो इसलिए जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी या नेता है वो बहुत ही जल्दी से चीजों को डाइवर्ट कर देते हैं मेन मुद्दे से, उन्होंने पूरा उन पे ही डाल दिया, वो चल बसे। अब वो कैसे प्रूफ करे, तो उसका डेटा देखा गया, डेटा में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो एडिटोरियल से है, साउंडिंग द ग्रेवल ऑन द क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पे बात हो रही है कि क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन काफी अच्छा और काफी
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन क्या है और रिव्यू पेटिशन क्या है। ये क्यूरेटिव पेटिशन एंड रिव्यू पेटिशन में अक्सर कंफ्यूजन होता है। मैटर क्या है इसमें, ये है कि आप अपील करते हैं फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, हायर कोर्ट टू द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। यही प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी या फाइनल हो गया, उसके बाद तो कोई कोर्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं, और वो रिव्यू पिटीशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ दे रखा है, वो आर्टिकल 137 में आता है। तो एक बार मैं आपको शो कर दूं, दिस इज द आर्टिकल 137। वेयर इज दिस आर्टिकल 137? यहाँ पे बात करता है पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का है। अब जजमेंट को रिव्यू करने का पावर ऑलरेडी है इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू कर दिया, बोल दिया ये जजमेंट है, अब खत्म करो मामला, अब तो हम नहीं देखेंगे, लास्ट यही था। अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, नेचुरल जस्टिस को इग्नोर किया गया है, ऐसा लगे कि जो जज लोग थे उसमें ट्रिब्यूनल में या किसी भी लेयर पे उनका कहीं ना कहीं लिंक था, जो केस लड़ रहे थे पिटिशनर, और उन्होंने बताया नहीं था, कहीं ना कहीं ऐसे केसेज आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद सोचेगा कि हाँ कुछ अनजस्टिस हुआ है, उसको लगे तो वो फिर से रिव्यू करता है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द रिव्यू होता है, एक तरीके का रिव्यू है। क्यूरेटिव पिटीशन भी रिव्यू ही है, लेकिन 137 में नहीं आता है। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, और ये 142 में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है टू डू द कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा कि इनजस्टिस है उसको हटा के जस्टिस लाया जाए, एक स्टेप आगे जाके। तो ये क्लियर कट नहीं लिखा है क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन या क्यूरेटिव पिटीशन। 2002 में रूपा अशोक हुर्रा केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जो हमने जजमेंट दिया रिव्यू पिटीशन में दिया हम फिर से देंगे, तो लोग ऐसे डस्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कि अपना ही जजमेंट बदल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग। लेकिन हमें उससे ज्यादा अपना परसेप्शन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो, सबके साथ जस्टिस हो, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन इंपॉर्टेंट है। तो रूपा अशोक हुर्रा केस में ये वाला मामला आया और हमने क्यूरेटिव पिटीशन लाया है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। डिफरेंस पिटीशन जो होता है, क्यूरेटिव पिटीशन 142 में आएगा। ये साफ साफ नहीं लिखा है, ये जजमेंट से आया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आती हैं, वो लॉ बन जाती हैं। ओके, और कुछ होता है क्लियर कट मेंशन है, जो रिव्यू पिटीशन है वो 137 में साफ साफ मेंशन है। इसी पे ये टोटल आर्टिकल है। ये आर्टिकल कह रहे हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन ने आपने बदल दिया। केस क्या चल रहा था, जो दिल्ली रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है और जो दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड है, इनके बीच में केस था। और ये केस रिलेटेड था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट था दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और इन्होंने कैंसिल कर दिया था उन्होंने कैंसिल कर दिया था ये कह के कि आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं हमारे ऑब्लिगेशन को। और ये कैंसिल करने के लिए उन्होंने जो सपोर्ट लिया था, जो सपोर्ट बेस बनाया था, वो कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी का स्टेटमेंट रिकमेंडेशन को बनाया था। ठीक है, जो दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड है वो ट्रिब्यूनल में पहुंची, ट्रिब्यूनल से बोला कि नहीं हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ, हमारा टर्मिनेशन सही नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हाँ आपके साथ सही नहीं हुआ है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पे पेनाल्टी लगा दिया था। उस कंडीशन में जो ट्रिब्यूनल था, उन्होंने जो रिकमेंडेशन है कमिश्नर ऑफ द मेट्रो रेल सेफ्टी के बातों को कंसीडर नहीं किया था। ये कंटिन्यूसली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल ने जो पेनल्टी लगाया सही है, उसके सारे चीज सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सब कुछ कर दिया। अब बात दोबारा आई कि क्यूरेटिव पिटीशन से फिर से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फिर याचिका दायर किया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन से देखा और उसमें फाइंड किया कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ द मेट्रो रेलवे सेफ्टी का जो रिकमेंडेशन था वो रेलिवेंट है और उसको लिया जा सकता है। इसके बेसिस पे उन्होंने कहा टर्मिनेशन सही है, आपको पेनल्टी नहीं देना है, अपना ही जजमेंट रिवर्स कर दिया।
यही केस है। इसमें जो राइटर है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सही है, आपने इधर अगर सही किया, कुछ गलती हुआ है, सही किया तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार जो सुप्रीम कोर्ट अपने ही बात को पलट दे, उससे लोगों का जो ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट में वो घटेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कि लास्ट रिजॉर्ट है, जब कहीं हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ये पेन को लेकर झगड़ा हो रहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि ये प्लास्टिक का है, हाँ सही है, उसने दे दिया उसके पक्ष में। दूसरे पक्ष में जो लोहे के पक्ष में कह रहा था कि ये आयरन का है, लोहे का है, अगर वो कह रहा नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं था, पिछली बार मैं गलत था, सही से टेस्ट नहीं कर पाया था, ये लोहा ही है। अगर ऐसे चीजें बदलती रही तो जो ट्रस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। और एक जो सुप्रीम कोर्ट है जिसपे लास्ट रिजॉर्ट ऑफ फॉर द जस्टिस है, उसके लिए अगर ऐसा देखा जाए तो वो सही नहीं है हमारी ओवरऑल जो फंक्शनिंग है जुडिशियल प्रोसेस का। ओके, तो हम देखते हैं कि इनका खुद का जजमेंट जो 2019 का था उन्होंने पलट दिया है। उसमें इन्होंने कहा था कि मिनिमल इंटरफेरेंस अब करेंगे, इस बार कहा नहीं हम पूरा देखेंगे, और उन्होंने इसको चेंज किया है। ओके, so this is all about from this news, that is all that has been taken। और यहाँ पे ये लास्ट में बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडेंस एंड स्टेबिलिटी है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि इट इज बीकन ऑफ द लॉ एंड द पोल स्टार। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंसी एंड ग्रेविटी है वो बना रहना चाहिए, हमेशा चेंज नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो अगेन एडिटोरियल का ही है, ट्रस्ट इन द मशीन। तो अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 100% जो वीबीटी का उसको कैंसिल कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हम केसेस लेंगे, जो हम बैलेट पेपर पे आप जाने की बात कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा कोई प्रूफ नहीं है इसका। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसमिस कर दिया कि हम बैलेट पेपर पे तो नहीं जाएंगे, 100% वो भी नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि ऑलरेडी ऐसा डिमांड पहले भी रिजेक्ट हुआ है, पिछली बार तो 50% का ही था, उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द टेक्निकल सेफगार्ड की बात कही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियरी के थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म है। अब आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सेफगार्ड थोड़ा और बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि कोई टेक्नोलॉजी ढूंढिए। इलेक्शन कमीशन से बोला है कि वीवीपैट को काउंट किया जा सके, अभी तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं इसको, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी हो गया हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सिक्योरिंग द सिंबल लोडिंग, सिक्योर द सिंबल लोडिंग यूनिट जो होता है उसको 45 डे के लिए हम सिक्योर रखेंगे, ताकि अगर कोई भी कैंडिडेट जो टॉप 2 लूजिंग कैंडिडेट है, जो विनर है उसके बाद टॉप 2 है, जो जो लूजर है उनमें से टॉप 2 है, उनने अगर रिटेन में बोला तो इस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को 5% इसके यूनिट को वेरीफाई किया जाएगा, उसमें हमें पोलिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इंजीनियर्स को लगाया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वीवीपैट है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2013 में हुआ था, सुब्रमण्यम स्वामी केस याद रखिएगा, उसके थ्रू यूज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ही यूज हुआ था। ओके, कोर्ट एडवोकेटेड फॉर द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द पोलिंग स्टेशन एंड वीवीपैट फ्रॉम द 1 असेंबली टू द 5। ये हमने देखा कि कंटिन्यूअस वीवीपैट का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद सिर्फ 1% की बात हो रही थी, अब 5% वेरिफिकेशन की बात हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। यू शुड नो दैट कि यहाँ पे जो काउंटिंग है, जो वोटिंग है, उसका ट्रस्ट बना रहना चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो सीएसडीएस का भी सर्वे हो रहा था, उन्होंने पूछा था लोगों से कि आप इलेक्शन कमीशन पे कितना बिलीव करते हैं, क्या वो कॉम्प्रोमाइज करता है, क्या उस पर बिलीव करते हैं। 58%, नियर अबाउट 52 या 58% लोगों ने कहा था नहीं करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है। आप सोचिए, एक कहानी जो मैं हमेशा सुनाता हूं, जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसमें सुकुमार सेन जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और एक वोटर तमिलनाडु के किसी पोलिंग स्टेशन पे धरना दे रहा था कि हमें इलेक्शन कमिश्नर जो है सुकुमार सेन के लिए वोट करना है, क्योंकि यही एक आदमी है केवल मेहनत किया है बिना चिल्लाए, और सारी पॉलिटिकल पार्टी चिल्ला चिल्ला के हमारा हालत खराब कर दिए, काम कुछ नहीं किए। तो उस लेवल पे ट्रस्ट था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। अभी ट्रस्ट का लेवल आप देख सकते हैं व्हाट इज देयर। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो राइट एंड फ्यूचर ऑफ द इंडियन मस्जिद। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? जो अभी हम कंट्रोवर्सी देख रहे हैं कि मस्जिद का कन्वर्जन जो हम टेम्पल्स में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिमांड चल रहा है बीजेपी से, हियर द नेम, थोड़ा सा ये सेंसिटिव इशू है और पॉलिटिकल पार्टीज का नेम भी है, तो हमें समझने के लिए ये सब पढ़ना होगा। लेकिन आप जब मेंस में लिखिएगा तो ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये बस मुद्दे की बात कीजिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पे है कि अभी जो इलेक्शंस है उसमें हम मंदिर मस्जिद के नाम पे इलेक्शन कर रहे हैं। मोदी जी ने भी अपने कई भाषणों में राम टेम्पल को लेके वोट मांगा है। ओके, दिस इज इवन दिस क्रिएट द एक टाइप ऑफ द सेंसिटिविटी कि आप रिलीजन को लेके मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिएगा कि जो अभी ज्ञान व्यापी मास को लेके और शाही ईदगाह मस्जिद जो है मथुरा में, इसको भी लेके काफी डिमांड आ रहा है कि आप उसे हमें दे दीजिए। हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो इलेक्टोरल अभी है वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आरएसएस में हम मॉडरेशन देखें, आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, 2022 में उन्होंने कहा कि जो पुरानी बातें अब भूल जानी चाहिए, मुस्लिम जो पास्ट में जाके हम उनसे अभी के मुस्लिम से बदला नहीं ले सकते कि जो पास्ट में हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेटिंग स्टैंड आया है। लेकिन जो बीजेपी के लीडर हैं जैसे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अभी कह रहे हैं कि नहीं, काशी और हमें मथुरा चाहिए। अभी काफी फेमस ये स्लोगन भी है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हमने देखा कि ये सब काफी चले हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, 2024 के इलेक्शन के बाद ये मुद्दा गहरा जाएगा अगर इलेक्शन इसी के नाम पे लड़ा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बातें यहाँ हो रही हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है राइटर ने, राइटर का ये है कि उन्होंने बोला है कि आदित्यनाथ जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कंपेरिजन किया है महाभारत से कि महाभारत में जब पांडव जाते हैं कौरव से कहते हैं 5 हमें सिर्फ विलेज दे दो हम खुश हो जाएंगे, तो वहां पे कौरव नहीं देते हैं। वहां पे उन्होंने कहा कि हिंदू सिर्फ 3 जगहों की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम्स को दे देना चाहिए खुशी खुशी ताकि आगे कुछ बवाल ना हो, ऐसा इनका कहना है। ओके, हमने यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो मस्जिद या रिलीजन का मैटर होता है वो हमेशा जो होता है पॉलिटिकल यूज होता है। इन्होंने जामा मस्जिद का एग्जाम्पल दिया है कि 1857 का जो रिबेल हुआ था जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसमें भी हमने देखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम जो रिलीजियस प्लेस थे उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और जामा मस्जिद को कैप्चर कर लिया गया था। यहां तक एक ब्रिटिश का उस समय के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये लिखा है, विलियम होवर्ड रसल, उन्होंने अपने एक नोट में लिखा हुआ है, द टाइम्स को उन्होंने भेजा था, वहां पे लिखा था कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, वो जामा मस्जिद को ब्लास्ट करने की भी प्लान कर चुके थे। यहां तक हो गया था। ओके, उन्होंने जब बाद में जब कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, तो यहाँ पे इन्होंने जो जामा मस्जिद को डिफाइल्ड एंड डिसिक्रेटेड करने की कोशिश किया था। ओके, फिर इन्होंने बात कही है कि अभी जो जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है और इसको मुद्दा बना के ले जाया जाए, तो जो हमें एक एक्ट है जो रिलीजियस प्लेस को कन्वर्जन से बचाती है, वो है द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। और उसमें यह है कि जो भी रिलीजियस प्लेस है उनका अगर 1947 में 15 अगस्त 1947 जब हम आजाद हुए, वो जो नेचर था उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पास्ट कुछ भी रहा है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हो, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हो, स्तूप तोड़ के मंदिर बनाए हो या मंदिर तोड़ के चर्च बनाए हो, डजंट मैटर। 1947 15 अगस्त 1947 को जो था, आप भूल जाइए पुरानी बातें, उसको रहने दीजिए। आपको बनाना है आप नया बनाइए। अब उसी मैटर पे हम कि आपके पिता ने हमसे बदला लिया था, दादा ने बदला दिया था, फिर परदादा ने बदला दिया था, वो सब चीजें नहीं चलेगी क्योंकि ऐसी चीजें खत्म ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा था कि अभी के जनरेशन में अगर अभी कुछ ऐसा होता है तो हम ऐसा देखेंगे, लेकिन पुरानी बातों पर क्यों लड़े। राइटर बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट बचा भी रहा है, जब हमने देखा कि रूलिंग पार्टी 370 जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसको चेंज कर दी, इसको एब्रोगेट कर दी, तो ये तो नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉ है। आपको समझना चाहिए 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक स्टैट्यूटरी लॉ होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है उसमें लिखा हुआ जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसको बदलना मुश्किल होता है। आर्टिकल 370 उसका पार्ट था
क्योंकि उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की नीड होती है। अब मेजॉरिटी क्या होती है, 100 में अगर 50 लोग से ज्यादा वोट करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी हो गया। अगर उसमें 2/3 की बात करें तो 2/3 कितना होगा, नियर अबाउट द 67 से ज्यादा हो तो 2/3 हो जाएगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 50 से आपको और भी ज्यादा। लेकिन जो सिंपल लॉ होते हैं उनको आप सिंपल मेजॉरिटी से कहते हैं, जो स्पेशल लॉ होते हैं उनको आप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं उसको स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज करते हैं। यहाँ पे बस आप ये मुद्दा समझिए कि ये लॉ चेंज किया जा सकता है, ऐसा राइटर का मानना है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं वो है कि एड फॉर द वॉर। यहाँ पे हमने देखा है कि जो यूएस का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो सीनेट में हमने देखा है कि उन्होंने 95 बिलियन प्रोग्राम है जो एड पैकेज है उसको अप्रूव किया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभी तक इसको रोक के रखा था यूक्रेन, और ये पैसे किसको दिए जाएंगे जहां पे इस समय वॉर चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन हुआ, इजराइल हुआ, और भी ताइवान हुआ, इंडो पैसिफिक का एरिया हुआ, इन सब एरिया के लिए इन्होंने ये पैकेज रखा हुआ है। अब पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 61 बिलियन यूक्रेन को क्योंकि रसा से लड़ रहे हैं, 26 बिलियन है इजराइल को क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड को माना जा रहा है इसमें इन्वॉल्व है अगेंस्ट में, और 8 बिलियन जो है वो ताइवान एंड इंडो पैसिफिक को। यहाँ पे तो बहुत बड़ा कंट्री है जो इन्वॉल्व है चाइना, लेकिन युद्ध अभी नहीं हो रहा है तो 8 बिलियन है। युद्ध हो जाए तो मुझे लगता है कि 95 बिलियन तो बस इन्हीं को दे देंगे। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पास नहीं हो रहा था। क्यों पास नहीं हो रहा था? कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेट्स के भी, रिपब्लिकन के तो है ही है, लेकिन डेमोक्रेट्स के भी कुछ ऐसे मान रहे हैं कि ये पैसा वेस्ट ऑफ मनी है, जो हमारा कुछ लेना नहीं है। हम आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि हमें दुनिया में युद्ध हो रहा है, हमें क्या, अपने प्रोग्रेस, अपने लोगों पे हमें ध्यान देना है। हम दूसरी का युद्ध क्यों लड़े, और यूरोप जाके लड़े ना, वो यूरोप का मुद्दा है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये जो कंजर्वेशनिस्ट है वो ऐसे व्यू रखते हैं, और इनको कहा जाता है हाउस फ्रीडम कैकस। कैकस का मतलब एक ग्रुप होता है, कुछ लोगों का ग्रुप, उनका एक इंटरेस्ट एक एम होता है, और वो जो हमारी वहाँ की यूएस की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है उनके पॉलिसीज, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपने इंटरेस्ट के अनुसार पॉलिसी बना सकें। यहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि पैसा दिया जाए, इनको अल्ट्रा कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ द कांग्रेस कहा जाता है। ओके, और ये जो सपोर्टर है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के हैं, हमारे तो नहीं है, यूएस के हैं। ओके, a threat to their isolationist vision policy। आइसोलेशन में रह के ये अपना यूएस, जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द पेट्रियोटिक आईएएस। यूएस के ग्रोथ पे ही ये पूरा अपना ध्यान देना चाहते हैं। ओके, तो ये विरोध हो रहा था, तो इनके मुद्दे को हटाने के लिए इन्होंने, जो स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि 1 साल में हमने धमकी दिया टिकटॉक को, जो उसकी मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डिंग है चाइना से हटा के हटवा ले, वरना हम उसको बैन कर देंगे। तो उससे थोड़े खुश हुए हैं क्योंकि चाइना के खिलाफ बोला गया तो वो थोड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन रसा के थोड़े से वो अलाइंड है। और इनका जो कैंपेन है उसको कह रहे हैं कि मेक माका मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। जैसे यहाँ पे दागा चल रहा है राहुल गांधी, ओके, यहाँ पे मागा चल रहा है, मागा मूवमेंट चला रहे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर करेंगे वो अगेन दिस इज फ्रॉम द असम एंड द टी गार्डन ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो मेन इशू है वो डेथ एंड डिस्ट्रेस। डेथ एंड डिस्ट्रेस कहाँ पे है? दिस इज इन द टी गार्डन ऑफ द वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मुद्दा उठाया जा रहा है, अभी इलेक्शन चल रहा है तो मुद्दा जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, उनका काफी न्यूज में है। तो डेथ एंड डिस्ट्रेस, डेथ एंड डिस्टेंस वर्कर्स का है, एंड दुआर एक ज्योग्राफिक रीजन है। दुआर, किसको दुआर कहते हैं? दुआर का मतलब होता है, जैसे आप लोकल लैंग्वेज जो आप बिहार में जाएं या वेस्ट बंगाल में दुआर बोलते हैं। दुआर का मतलब होता है डोर, गेट। हमारा जो दरवाजा होता है ना दुआर, तो ये ट्रांजिशन जोन होता है। दुआर, जो दुआर होता है ज्योग्राफी का, वो भी एक ट्रांजिशन जोन होता है। जब हम पर्वतों से उतर के मैदानी भाग में, फ्रॉम द माउंटेन टू प्लेन की एंट्री होती है, तो बीच का जो
थोड़ा सा दूरी होता है उसको डुआस कहते हैं। और इसकी जो खासियत है, ये ज्योग्राफी में काफी अच्छे से दिया हुआ है कि ये मॉडरेट स्लोप होते हैं, थिक सॉइल कवर ऑफ द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, और इसमें इस एरिया में जो बारिश होती है पूरे साल थोड़ी बहुत आती रहती है। जनरली इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया में है बारिश मानसून में होता है या रिट्रीटिंग मानसून में होता है। जैसे तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून जो दिसंबर वाला महीना हुआ, जनवरी में हुआ, और जो प्लेन है या आप पर्वतों पे जाएं वहां पे ये जो हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने में आता है, इसको मानसून पीरियड कहते हैं। ओके, तो इसको डुआर फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो डुआर्स हैं, इसका जो मिल्ड विंटर कंडीशन है, जो इनका रेनफॉल है अक्रॉस द एनुअल रहा है, और जो इनका कंटेंट है हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, उसके कारण यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन, टी प्लांटेशन स्टार्ट किया, जो कि काफी फ्रूटफुल रहा उस समय। ओके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि जो उनके वर्कर्स हैं वो काफी पुअर है, वेज लेबरल है, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है। अभी हमने देखा है कि कई वर्कर्स का डेथ हुआ है हंगर के कारण, खाना नहीं मिला खाने को, उनका वेट घट के 26 केजी आ गया था और उसके बाद डेथ हुआ है। कुछ को रिस्क भी किया गया है। तो ऐसे यहाँ पे देखा गया कि लो वेज एंड फूड इनसिक्योरिटी का जो इश्यू है वो सामने निकल के आया है। लो बॉडी मास इंडेक्स, जो उनका बॉडी का वेट होना चाहिए और जो एज है, जो हाइट है, उसके अनुसार नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा गया कि जो मिनिमम वेज एडवाइजरी कमिटी ऑन द टी इन द वेस्ट बंगाल है, वो वर्कर्स की डिमांड को नहीं मान रही है। इस कंडीशन में उनका जो प्लाइट है काफी हाई है। ओके, अब एक चीज और है, जो डुआस में टी होते हैं और जो दार्जिलिंग में टी होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। डुआस के जो टी होते हैं, चाय है, उनको माना जाता है कि ये कम क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए इनका प्राइस और डिमांड भी थोड़ा कम है इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, अब सरकार ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। सरकार क्या लेके आई? चाय सुंदरी स्कीम लेके आई। अब सरकार इस स्कीम के द्वारा हाउसिंग यूनिट प्रोवाइड कर रही थी जो वर्कर्स हैं। ओके, लेकिन दिक्कत ये है कि वर्कर्स को ये लग रहा है कि इससे हमारा जो राइट टू यहाँ पे लैंड है, उस छोटा सा घर कहीं बना के किनारे दे देंगे किसी मल्टी स्टोरी वाले हाउस में, जिसपे हमारा लैंड राइट भी चला जाएगा और जो घर है वो भी सही क्वालिटी का नहीं होगा, इसलिए इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है। तो यही हमने देखा कि कंटिन्यूअसली व्हाट आर द इशू दैट दे आर मोस्टली फेसिंग द इनएडिक्वेट हाउसिंग, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट स्कीम। जब उनके पास हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो स्कीम कैसे मिलेगा? आपके पास प्रूफ ही नहीं है। आप मैक्सिमम दिक्कत है कि प्रूफ को लेके होता है। तो दिस इज द इशू दैट दे आर फेसिंग, यू शुड नो। द फुट सोल्जर ऑफ द केरला साइलेंट रिवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्ट, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो डिसेंट्रलाइज जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं, जो वेस्ट कलेक्शन करते हैं, उनका हमने देखा है कि उनका रोल के बारे में कंटिन्यूअस डिस्कशन हुआ है, किस तरीके का वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन जो है उसका नहीं लोग फॉलो करते हैं। और नियर अबाउट 77% ऑफ द बायोडिग्रेडेबल है, 18% जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड 5% मिक्स है, जो केरला का अभी जो टोटल वेस्ट एनुअल निकल रहा है अभी डेटा है। तो यहाँ पे ये इसकी बात हुई है। उनका जो सैलरी है वो भी थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि एक जो कुटुंब श्री इनका जो स्कीम चल रहा है उसमें वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेल्फ ग्रुप बना के वीमेंस को कहा जा रहा है कि वो अपना कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करें, और इसमें वेस्ट कलेक्शन का भी कर रहे हैं, इससे उनको फायदा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग है। दिस इज फ्रॉम द दिस पिक्चर। ये देखिएगा, ये इंडिजीनियस पीपल है और कहाँ के हैं, ये ब्राजील का सीन है। और ब्राजील का जो कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, यहाँ पे ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसका नाम है एकैम्पमेंटो टेर्रा लीवर। ओके, तो ये थोड़ा स्पेनिश नाम है, आप देख लीजिएगा स्पेनिश कैसे बोल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि फ्री लैंड कैंप। यहाँ पे ये लार्ज नंबर में आते हैं, 2004 से स्टार्ट है। और इस डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा ये अपने राइट की बात करते हैं, जो इंडिजीनियस पीपल का लैंड में राइट है, लाइवलीहुड का राइट है, जो उनका डिफरेंट कल्चरल प्रोटेक्शन के राइट है, वो सबकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा दीज आर द पीपल, एंड यहाँ पे इनकी जो राइट ब्राजील में इंश्योर की जाती है वो
जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्राजील 1988 है उसके द्वारा इनका किया जाता है। इंडिया में क्या है, अगर मैं पूछूं, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे प्रोविजन दिए हैं, जैसे आर्टिकल 17 की बात कर लिया जाए जो अनटचेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। फिर एसटीज के लिए जो इंडिजीनियस पीपल है, मोस्टली एसटीज, उनको उनको रिजर्वेशन इनटू द जॉब एंड लोकसभा स्टेट असेंबली में भी दिया गया है। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग। उसके सिवाय फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की गई है, 2006 में इसको पास किया गया था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो उनके राइट को प्रोटेक्ट करती है, उसको कहते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ द 1989। तो ये सब लॉ आप याद रखेगा कि इंडिया में भी है, पूछा है यूपीएससी ने, मेंस में एक क्वेश्चन पूछा, हमने एक बार डिस्कस भी किया है, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज आर्टिकल। थोड़ा सा हम जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कंप्लीट आवर सेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्यूरियस 5 सेशन, जिसके अंडर में हमने जितना भी टॉपिक आज पढ़ा है उसके क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, the Duas region is primarily known for which of the following? Extensive tea plantation, large-scale rice cultivation, ancient Buddhist monasteries, offshore oil gas reserve। तो यहाँ पे डुवास क्या होता है, ट्रांजिशन रीजन होता है फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में होता है वो हाई होता है टेम्परेचर, और यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो अक्रॉस द ईयर होता है। और यहाँ पे माइल्ड विंटर पड़ता है और स्लोपी कंडीशन होता है, जो हमारा स्लोप होता है, जो हाइट होता है 1000 टू 2000। तो इस कारण यहाँ पे प्लांटेशन जो है काफी हाई लेवल पे होता है, काफी अच्छा होता है। और ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये इंडिजीनियस नहीं है, ब्रिटिशर्स चाय लेके आए थे, उन्होंने चाय का प्लांटेशन किया और वहां पे वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए ये मुद्दा आज कल न्यूज में है। The Door region is the located in which part of the India? North-eastern state, southern peninsular state, central India state, eastern coastal state। तो हमने देखा है कि ये जो हमारा ट्रांजिशन जोन है, पर्टिकुलरली जो हिमालय का जो लेसर हिमालय है, जहाँ पे शिवालिक आती है, इस वेस्टर्न जोन में, ईस्टर्न जोन में ये दुआर बनाते हैं, इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the Acampamento Terra Libre is primarily concerned with which of the following issue? Promotion of the indigenous language and cultural practices, urban development and housing for the indigenous population, C, protection of indigenous land and traditional livelihood, D, access to the higher education for the indigenous people। यहाँ पे people होगा। ओके, तो हमने देखा है कि 1 भी सही लग रहा है और C भी सही लग रहा है, बी और डी तो गलत हो गया। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज एंड कल्चरल की बात हो रही है, लेकिन नीचे वाले को देखिए कि लाइवलीहुड, लैंड एंड ट्रेडिशनल लाइवलीहुड की बात हो रही, तो इसमें सब आ जाएगा। तो ये ज्यादा ब्रॉडर है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों वैसे सही है, यूपीएससी में कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर टाइप के लाइन देते हैं। Which of the following organization is the main driving force behind the Acampamento Terra Libre? तो फुनाई, नेशनल Indian Foundation, IBGE, Brazilian Institute of Geography and Statistics, C, APIB, Articulation of Indigenous Peoples of the Brazil, DISA, Socio Environmental Institute। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि Articulation of the Indigenous People of the Brazil, ये जो इंडिजीनियस पीपल है उनके राइट्स को लेके, मुद्दे को लेकर लड़ती है, और इसमें जो लीडरशिप है वो इंडिजीनियस पीपल ही है, तो इसीलिए ये सही है। Question number 5. Consider following statement about the indigenous right in the Brazil. The Brazilian Constitution of 1988 recognized the indigenous people's original rights over their traditional land. 2. The process of demarcation and official recognition of indigenous territory has been fully completed. Which of the above statement is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। यहाँ पे देखिएगा कि ब्राजीलियन कॉन्स्टिट्यूशन 1988 तो पावर दे दी है, तो ये सही हो गया, लेकिन प्रोसेस ऑफ डिमार्केशन एंड ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिजीनियस टेरिटरी अभी भी यहाँ पे ऑन गोइंग है, तो ये गलत हो गया। तो only 1, that is the correct answer। So this is all about from the today's news. We have covered most of the topic that is relevant for the UPSC in extensive manner। हमने उस पे क्वेश्चन भी किया, जितना कोशिश हो रहा कि जो भी इंपॉर्टेंट एरिया लगा उस पर हमने क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोगों को फिर से इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।